हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट जहां से हमने छोड़ा था वहां से करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स वगैरह की बॉन्डिंग भी चेक करने वाले। तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने पीछे छोड़ा था भाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स, है ना, सीओ कैसे जुड़ता है, उसकी बैक बॉन्डिंग और सिनर्जी की इफेक्ट। अब उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन FeCO5 FeC बॉन्ड इज पोजेसेस। F और C बॉन्ड क्या होता है भाई? ये किस चीज से मिलकर बना होता है? बोथ ओनली सिग्मा पाई, एंड पाई। बोथ सिग्मा पाई, आयनिक करेक्टर सिग्मा करेक्टर ओनली, बोथ सिग्मा एंड पाई। ये हमने कल किया था अच्छे से डिटेल में, यस है ना? सर। बी इज द राइट आंसर। बस नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में सिंपल सा क्वेश्चन था और ये AI-EEE 2006 में आया था। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये इसकी फुल फॉर्म थी, पता है? यस सर। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, लाइक दैट। पहले ये टेस्ट हुआ करते थे जब हम पढ़ा करते थे, आप लोगों के टाइम पे। अब ये IIT और JEE बन गया, समथिंग समथिंग ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंस में आया था 2019 में, JEE मेंस में। Mn2CO10 इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है ऑर्गेनोमेटालिक जो बनाता है ना। यस सर। मेटल कार्बन बॉन्ड, ए इज द राइट आंसर। बस मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड तो होता ही नहीं इसमें। CO बॉन्ड तो ऑलरेडी वो कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, लेकिन उससे वो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं बन जाता। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब ये है और ऑर्गेनिक और जो सॉरी कार्बन और मेटल का बॉन्ड। अब एक चीज बताता हूँ, ऑर्गेनोमेटालिक MSc में मास्टर कोर्स के अंदर बिल्कुल एक अलग से एक टॉपिक आता है, पूरी एक बुक आती है। नेट के अंदर इसका 20 से 25 नंबर का मटेरियल आता है। नेट में 20 से 25 नंबर का पेपर के अंदर नेट के अंदर आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सभी बच्चे करके जाते हैं इसको। जिनको नेट क्वालिफाई करना है उनको ये जरूर आता होता है। इसकी एक अजय कुमार, एक हायर क्लासेस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अजय, AJAI, अजय कुमार। उसकी एक बुक आती है, दो बुक्स हैं, एक ऑर्गेनोमेटालिक की है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है। दोनों की दोनों बुक्स के वो कंप्लीटली स्टडी कर लो, 50 नंबर पकते हैं। 50 नहीं तो मतलब 40 नंबर का तो दोनों बुक्स का आता है नेट के अंदर। तो ये वही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें मेटल और कार्बन का, मतलब आपके यहाँ तो सिर्फ एक है, सोचो इतना सा है, और वहां पर दो बुक्स हैं इनके ऊपर, है ना। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं अब जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ? सबसे लंबी CO बॉन्ड लेंथ किसकी होगी भाई? फ्री CO बॉन्ड लेंथ इन द CO इज, अब ये बोल रहा है फ्री CO बॉन्ड लेंथ बताइए इसने कितनी होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। फ्री CO बॉन्ड लेंथ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो होता है 1.128 एंगस्ट्रॉन। ये A नोट लिखा हुआ है, A0 नहीं है, वो A नोट है, ठीक है, ऊपर लगता है जो। यस, ये होती है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, फ्री CO, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल फ्री होता है। अब ये बोल रहा है आयरन है, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 जुड़े हुए हैं, 2 नेगेटिव है। आयरन पर 2 नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई चार्ज नहीं होता तो आयरन 2 नेगेटिव है। यहाँ मैग्नीज के साथ 6 जुड़े हुए हैं, 1 पॉजिटिव है। निकल 0 है और कोबाल्ट CO, कोबाल्ट पर 1 नेगेटिव है। तो भाई अब बताओ जरा, पॉजिटिव वाला होगा नेगेटिव वाला होगा और कैसे होगा? रीजनिंग के साथ में मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर जो FP वाला है ए ना वाला होगा और सर मैं यस सर, A वाला होगा क्योंकि सर मुझे उसके पास रीजन ना जानना, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजनिंग बताऊं एक एक करके बताइए, कोई भी बताइए। सर। यहाँ पे Fe के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जब कार्बन जुड़ेगा उसके संग तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जिसके बाद Fe और C का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब C और O का बॉन्ड कमजोर हो गया, और जैसे वो कमजोर हुआ सर, क्योंकि सर F और C का बॉन्ड जो है, Fe और C का बॉन्ड, ये ताकतवर हो गया है। और आपने पढ़ाया था अगर ये ताकतवर हो जाए बॉन्ड तो दूसरा वाला कमजोर हो जाएगा। क्यों होगा वही जानना चाहता हूँ मैं सर क्योंकि सर जब क्योंकि आयरन इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है उसको। कैसे कारण? चलो ठीक है, मान सर लेते हैं क्योंकि आपकी बात। ऑक्सीजन जो है ना सर ऑक्सीजन जो है वो तो पहले से ही कार्बन से छीनने के लिए तैयार बैठा है। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो रुका हुआ है, क्योंकि हाँ, सर ये जब मेटल उसको देगा तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जाएगा इसलिए वो तुरंत छीन लेगा। ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाता है, वो इसका रीजन है। मेटल इसको डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन अब आसानी से उससे कार्बन से वापस ले सकता है। समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो कार्बन से आसानी से वापस ले सकता है। अगर मेटल की डोनेटिंग पावर ज्यादा है तो मेटल की डोनेटिंग पावर कैसे ज्यादा होगी? अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज है या मेटल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है मेटल पर, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो पहले नंबर पर आ गया A। अब जरा इसका ना मैं ऑर्डर जानना चाहता हूं। पहले नंबर पर तो A आ गया, आगे क्या?
दूसरा आगे कौन सा होगा? वन C। नेगेटिव वाला। सर कोबाल्ट वाला। हाँ देखिए, ये ए वाला आएगा फर्स्ट, ये सबसे पहले देगा, फिर कोबाल्ट जो वन नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इससे आसानी से ऑक्सीजन को वापस बॉन्ड मिल जाएगा, डबल करेक्टर आ जाएगा सीओ के बीच में। उसके बाद वन न्यूट्रल वाला आएगा, है ना? यस yes, सर। इसके बाद में वन पॉजिटिव वाला आएगा। यस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस सर। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर भी बन जाएगा। तो ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं भाई, और ध्यान रखना यही टच आपको आना चाहिए, ए डी सी बी, दैट विल बी द ऑर्डर। और ये भी आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसका किससे ज्यादा रहेगा। एक्सप्लेनेशन दे रखी है काफी सारी, आप लोग पढ़ सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भी नेक्स्ट है, इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है? किसी को पता है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज? सर जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाँ, of metal carbonyl the CO bond strength is expected to increase the order। तो किसकी एक्सपेक्ट होगा कि CO bond strength जो है is expected, CO metal carbonyl the CO bond strength is expected to increase in the order। bond strength किस order में increase होगी? सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे और वो शेयर कम कर पाएगा, मतलब बैक बॉन्डिंग कम होगी जिसमें। सर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसकी ज्यादा वो होगा सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इन्होंने दे रखा है बी ऑर्डर। वीओ वी के साथ, वेनेडियम के साथ में 6 है और 1 नेगेटिव है, फिर क्रोमियम है 0 ऑक्सीजन स्टेट में, मैग्नीज है +1 ऑक्सीजन स्टेट में, यानी कि बी ऑर्डर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसकी ज्यादा है वो क्या करेगा? सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ को वो वीक करेगा, और मेटल के साथ में मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग को वो बढ़ाएगा। यही है। यस सर। अब क्वेश्चन ना थोड़ा सा अटपटा है, अगर ध्यान दो तो। ठीक है, आंसर निकालना बहुत आसान है, हमें पता लग गया कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, किसका ज्यादा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, अगर मेटल नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में है तो डेफिनेटली मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर इसने पूछा क्या है? क्या मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसने पूछा क्या है? सर इसने CO बॉन्ड increasing order स्ट्रेंथ किसमें पूछा। ज्यादा होगी उसका ऑर्डर बताया। बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड, सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना हमने सोचा था इंक्रीज इन द उससे ऑर्डर। ज्यादा। सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज किस में हो रही है भाई? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो मेटल डोनेट नहीं करेगा तो वो सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, सीओ का ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। समझ में आई ये बात? यस सर। यस ठीक है, इसको जरूर ध्यान करना। ऐसी कोई छोटी सी मिस्टेक डाल के, छोटा सा कुछ ट्विस्ट डाल के, और क्वेश्चन बिल्कुल पलट सकता है, आप उल्टा आंसर लगा के आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी Okay, आते हैं, तो ध्यान से करना है भाई। सीधी सी बात, आंसर निकालना आसान है बट ध्यान से कीजिएगा बस। नेक्स्ट देखिए, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बैक बॉन्डिंग होती है उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, वरना उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं नॉर्मली, है ना। अब आगे देखते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल, NO पॉजिटिव नाइट्रोसाइल होता है, मेटल फॉस्फीन PH3 फॉस्फीन होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में, इनके अंदर कैसे होती है बैक बॉन्डिंग? तो सबसे पहले मेटल नाइट्रोसाइल की बात करते हैं। नाइट्रोसाइल यहाँ पर NO पॉजिटिव है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग, कंपेरेबल विद CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, CNO पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? नाइट्रोजन पर। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो वरी। ये डोनेट कैसे कर सकता है भाई? क्या पॉजिटिव चार्ज वाले डोनर होते हैं? यस सर होते No, हैं, sir. कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं। हाँ, कैटायनिक लिगेंड होते हैं, लेकिन वो कैसे डोनेट कर सकते हैं? कभी इसके ऊपर डिस्कशन किया? बिल्कुल होते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया, चलो होते हैं, मान भी लिया, लेकिन कैसे? यहाँ पर वही चीज हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे डोनेट करेगा। ठीक है, अब देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, और हमें पता है NO पर पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर होता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स Yes. होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, है ना। पता है सबको? तो अगर Yes. एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दूं तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना चुका है, और क्या होगा? 1 लोन पेयर इसके पास रहेगा। ठीक है, यस सर। ये क्लियर है? नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। 2 बातें ध्यान रखनी है, CO के केस में हमने वो चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहां पर है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता,
ठीक है। ऐसे सी के कार्बन के पास भी नहीं होता, लेकिन उसमें जरूरत नहीं पड़ी थी, वो सिंपल केस था। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव भी है, हम जनरली याद रखते हैं कि नाइट्रोजन जब भी पॉजिटिव चार्ज बनाएगा इसका मतलब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, और वो भी लोन पेयर डोनेट करके। यहाँ ना तो लोन पेयर डोनेट कर रखा है, ना ही 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ जरा उसको देख लेना। नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, एक यहाँ लोन पेयर है, एक H पॉजिटिव आयन आता है, तो ये लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, जिससे इसका पॉजिटिव चला जाता है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन जब भी, हम जनरली कहते हैं NH4 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, और ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, याद रख लेना, जैसे CH4 होता है। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई सबको? यस सर। ये हम जनरली बोलते हैं, और ये सच भी है हर केस में, लेकिन इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। हमारा ये वाली चीज उसको कंफ्यूज ना करे, इसलिए इसको ध्यान से समझना और इसके डी ऑर्बिटल्स को ध्यान रखना और इसके इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि माइंड सेम बातों को ना कोलैप्स कर देता होता है, और जिसकी वजह से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गलती की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ानी है कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो हमारे माइंड में रहता है, जनरली माइंड में रहता है कि वो 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, बॉन्ड तो सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया इसका, पता नहीं कौन ले गया। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव है, तो भाई ऑक्सीजन से वो लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा ना। यस सर। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. नाइट्रोजन वही CO की तरह ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज विद 1 लोन पेयर ऑक्सीजन, और साथ में एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर था, ऑलरेडी था। और याद रख लेना, हम नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस अब ध्यान देने वाली Yes, बात sir. ये है कि अब ये डोनेट कर सकता है कि नहीं नाइट्रोजन। यस सर, कर सकते हैं। अब इसके पास लोन पेयर है, 3 वैलेंसी है, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए इसके। 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के, बिल्कुल 3 बॉन्ड है, 3 वैलेंसी होती है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर भी है, यानी कि इसका सब कुछ अब पूरा है। तो और ये आसानी से अब डोनेट भी कर सकता है, तो ये अब डोनेट करेगा। बट ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बैठा है, ये कहता है मैंने तेरे को दे रखा और तू आगे दे रहा है, इतनी क्या इसकी हिम्मत है। तो ये वापस भी छीनता रहता है, याद रख लेना। तो ये वापस भी छीनेगा, और इस तरह से इनका रेजोनेंस चलता रहेगा। बट कभी ना कभी नाइट्रोजन को मौका मिलेगा और वो छक्का लगा देगा, और वो मेटल को लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा। ये मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। अब अगर ये मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है, चलिए इसे थोड़ा दूर बना लेते हैं। मेटल को अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन वापस लेना चाहता है भाई, ऑक्सीजन को यहां से नहीं मिलेगा, तो वो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ही छीनने की कोशिश करेगा। ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे वो छीनेगा ही छीनेगा, ये यहां से छीनेगा, ठीक है। एक तो नाइट्रोजन पर पहले से पॉजिटिव आ गया जब ये इसको डोनेट करेगा, ये ध्यान रख लेना। यानी मेटल को जब नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया, इधर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव था। यस, क्लियर है ये बात? यस यस सर। ऑक्सीजन जब इससे लोन पेयर वापस लेगा, ऑक्सीजन जब यहां से लोन पेयर वापस ले रहा है, तो नाइट्रोजन पर तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो मेटल के डी ऑर्बिटल से फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर वो फुलफिल्ड है तो। अगर नहीं है तो फिर वो मेटल को देगा ही नहीं, जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना वही छीन लेगा, ले वापस दे दे, दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस छीन लेगा, और फिर अपना ऑक्सीजन के साथ वैसा ही बिहेव करेगा वो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बॉन्ड ही टूट जाएगा, वरना फिर ऐसा कुछ होने वाला है। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा साफ बना देते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है, तो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन विद लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज, एंड नाइट्रोजन ने अपना एक बॉन्ड इसको डोनेट किया, जिससे नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मेटल, अब मेटल का डी ऑर्बिटल से ये वापस लेगा, ठीक है। क्यों लेगा वो उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वरना तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपना ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो डी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से वो लोन पेयर को ये अपने साथ एक बॉन्ड पेयर की तरह वापस अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है भाई? और इस तरह से मेटल और इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा। और याद रखना, ये रेजोनेंस में घूमते रहते हैं। कई बार हमें लगता है डोनेशन हो गया तो बात खत्म हो गई, अब ये वापस तो नहीं लेगा, रेजोनेंस में ये इनका चलता ही रहता है। तो ये कम ज्यादा डोनेशन का चक्कर चलता रहता है इनका, तो ये चीज भी याद रखनी है। ये बन गया नाइट्रोजन, ठीक है, नहीं क्या बना रहा था, डबल बॉन्ड बना रहा था। मेटल के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, इसके पास 2 लोन पेयर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो जरा, नाइट्रोजन ने वापस ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब फिर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यस और नॉट? यस सर। ठीक है,
ये ध्यान रख लेना, फिर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो नाइट्रोजन के पास में अभी पहले पॉजिटिव था, उधर से ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इस केस में ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और मेटल इसको वापस दे रहा है। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, बिल्कुल सही है, लोन पेयर वॉन पेयर सब कुछ है इसके पास। तो अब यानी इसके पास कुछ इस तरह का सीन बनता है। मेटल पे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वो बाद की बात है, उसको हम नहीं छेड़ने वाले और ना ही सोचने वाले हैं, वो बाद में निकालेंगे। ये समझ में आ गया सभी को? सर ये बैक बॉन्डिंग इसके बॉन्डिंग में जाएगी, एंटी बॉन्डिंग में जाएगी? ये वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल सेम एज इट इज जो कार्बन के केस में था, ठीक है। जो बैक बॉन्डिंग होने वाली है वो वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स में जाएगी, ये यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, क्लियर है? यस सर। वैसा ही होने वाला है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। अब इन्होंने जो नहीं दिखा रखा वो ये चीज नहीं दिखा रखी कि ऑक्सीजन के साथ, वैसे तो ये डबल बॉन्ड बना रखा, तो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स आप आसानी से दिखा सकते हैं। ये लीजिए यहाँ 2 लोन पेयर्स दिखा दिए ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन के ऊपर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी शो करेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब बहुत अच्छे से करना होता है, याद रख लेना। तो अब ये डायग्राम जो है ये बिल्कुल परफेक्ट और सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, ये नाइट्रोसाइल का बॉन्ड है, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है भाई, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले जहां तक मुझे पता है कि वो हल्का सा वीक होता है। पर कई जगह मैंने शायद पढ़ा है, पता नहीं सुना है, आई एम इन डाउट कि ये कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड से भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्लियरेंस तो मेरे पास नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको क्लियरेंस डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, कि कब किस टाइम पे कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है। बट आपके लिए ये याद रखिए CO ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई, अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा और कैसे बनाएगा? नाइट्रोसाइल। तो इसका एक एग्जांपल भी दे रखा, बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोग +2 के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे ऑर्गेनिक में। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग का एक टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं उसको, पता है, किसी ने पढ़ा है पहले? यस सर, नाइट्रेट। यस सर। है ना, नाइट्रेट के लिए, है ना, विच आयरन। अब यहाँ पर ना याद करने लायक ये चीज है, आयरन +1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ठीक है, इसको मिस मत करना, आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। इसमें जनरली आयरन +2 या +3 दिखाता है, +1 नहीं दिखाता, लेकिन ब्राउन रिंग के अंदर आयरन जो है वो +1 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर आता है। एंड ऑल्सो NO इज इन +1 पॉजिटिव, तो NO भी +1 में होता है, NO तो पॉजिटिव होता है। तो स्टेट देखिए, Fe ऑक्सीजन स्टेट, Fe वाटर 5 लगे हुए हैं, NO पर 1 पॉजिटिव है, आयरन पर 1 पॉजिटिव है, टोटल कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव है। ये समझ में आया टोटल पर 2 पॉजिटिव कैसे आया? यस सर। तो इस तरह से NO यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है पॉजिटिव होते हुए भी। फॉर्मेशन ऑफ M और नाइट्रोजन NO, नाइट्रोसाइल के साथ में जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बैक डोनेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल रिजल्ट इन द बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब है। जिस डायग्राम में सभी इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब अगर आ जाए, समझ लियो डायग्राम परफेक्ट है। हाँ, इसमें अगर आपको ऑक्सीजन के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है कि ये वाला ऑर्बिटल कहाँ से आया, भाई ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे ही फालतू में दिखा रखा है, तो आप इसको नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये एक मेटल का ये वाला ऑर्बिटल दिखा रखा है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये D ऑर्बिटल के 4 लोग दिखा रहे हैं जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कैसे दिखाना चाहेंगे, लेकिन ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है और यहाँ से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। सेम एज टी जैसे CO होता है, कुछ वैसा ही है ना, ठीक है। पर ऐसा होता क्यों, बस उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज इसमें बता देना चाहता हूं कि ये मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेशन पर वैसे ही डिपेंड करेगा जैसे CO को मेटल डोनेट करता है। अगर मेटल डोनेट नहीं कर रहा तो ये बॉन्ड जो सिनर्जी की इफेक्ट है ये वीक हो जाता है, ये वीक हो जाएगा तो NO के इस मेटल को लीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब ये बॉन्ड वीक होगा, NO इसको कभी भी छोड़ के जा सकता है। यस, क्लियर हुई ये बात? यस सर। यस सर। है ना, तो यानी कि वीक बॉन्ड बनेगा, सीधी सी बात ये। हालांकि स्ट्रॉन्ग है होता है ये, बट फिर भी वीक बनेगा। अब देखो मेटल फॉस्फीन, वो बस एक हल्का सा ही दिखा रखा था और उसमें आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बाकी कई जगह पर उसकी डिटेलिंग है, ठीक है, हायर क्लासेस के अंदर। PH3 होता है फॉस्फीन, PH3 जैसे NH3 होता है अमोनिया, वैसे PH3 होता है फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फीन PH3 इन विच PHP बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, तो ये भी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में 90 डिग्री, फॉस्फोरस हाइड्रोजन फॉस्फोरस इनके बीच में। तो हम कुछ ऐसा अगर एक लोन पेयर के साथ इसको बनाते हैं, ठीक है, 3 फॉस्फोरस बनाने आपको, ठीक है, इस तरह से कुछ 3 फॉस्फोरस बनाएंगे और इनके बीच में 90 का एंगल होता है, याद रख लेना, ठीक है। T टाइप में शेप बनेगा 90 डिग्री,
पीएचपी बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री होता है। इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन बाय फिनाइल, अगर रिप्लेस हाइड्रोजन को फिनाइल से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस हाइड्रोजन बाय फिनाइल, पीएच ग्रुप, द नेम इज ट्राइफिनाइल फोस्फीन। 3 फिनाइल फोस्फीन के साथ में नाम हो जाएगा। हाइड्रोजन में भी रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, इसी को फोस्फीन बोलते हैं। तो यहाँ आपको उसकी बॉन्डिंग दिखा रखी है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल एक्सेप्ट द बैक डोनेशन। अब इसमें जो नई चीज है, ठीक है, वो है वैकेंट 3d ऑर्बिटल वाली। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे सर? पाई स्टार में ले रहे थे, पाई स्टार में ले रहे थे दोनों केसेस के अंदर, सीओ में भी और एनओ पॉजिटिव में भी। यहाँ पर पाई स्टार नहीं है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। यानी कि देखो ये बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, इसमें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। PH3 लगा लो, PR3 लगा लो, PH3 लगा लो, PPH3, PPH ये फिनाइल होता है, पता है सभी को, PPH। यस सर। तो Yes, sir. R3 भी लगा सकते हैं। नाइट्रोजन के क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस के पास में एक लोन पेयर है, और हमें पता है फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल भी होता है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल के 4 लोब बना दिए, इस तरह से ये d ऑर्बिटल हो गया। अब फॉस्फोरस जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटल को सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, डोनेशन करेगा, और उसके बाद में मेटल के d ऑर्बिटल के साथ इसकी सीधी मेटल का d और इसका d, तो d पाई, ये p बॉन्ड जो बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बनेगा, d पाई पाई बॉन्ड, d पाई पाई बॉन्ड। यस, क्लियर है ये बात सबको? सर सर ये जो फॉस्फीन है ये क्यों बैक बॉन्ड नहीं कर रहा है सर? फिनाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। फिनाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है बेशक, नो डाउट टू इट, लेकिन आपको एक चीज पता है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ज्यादा होती है या डोनेटिंग ज्यादा होती है? एक्सेप्टिंग ज्यादा होती है, याद रख लेना, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। हालांकि डोनेट कर देती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लाइक करने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी सब्सटेंस आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो उसको डोनेट कर देती हो। लेकिन अगर उससे कोई डोनेट देने वाला होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लाइक जैसी कोई चीज है, क्या होगा वो, इलेक्ट्रोफाइल होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको डोनेट कर देती है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो उससे ले भी लेती है। समझ में आया? जो Yes, भी होगा आप अपने हिसाब से, बट उसका लेने की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होती है बेंजीन की। तो अगर बेंजीन की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, 3 फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है फॉस्फोरस उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और वापस लेगा। पहला रीजन तो ये है। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, जब यहाँ देखिएगा बेटा, जब आपको ये चीज पता है, यहाँ मैं एक ऑर्बिटल बना देता हूँ, जब आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि मेटल को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर ये मेटल को डोनेट करेगा तो फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेटल से वापस लेगा, है ना। Yes, मेटल sir. के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिससे वो वापस लेगा, इस तरह से वो वापस लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो मेटल के पास यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो वापस लेगा। अब हम बात, क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों ना वो बेंजीन से ले ले। मैंने बोला बेंजीन का, पहली बात, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम होती है, ठीक है, बजाय कि वो एक्सेप्टिंग ज्यादा होती है। दूसरी चीज बताता हूँ, ओरिएंटेशन जो होता है ना, फॉस्फोरस के साथ 3 बेंजीन रिंग जुड़े, उनका जो पाई बॉन्ड है और फॉस्फोरस का जो d ऑर्बिटल है, ये याद रखना। हालांकि अगर फॉस्फोरस का पॉजिटिव चार्ज आ गया तो डेफिनेटली फॉस्फोरस को क्या करना चाहिए, बेंजीन से भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बेंजीन दे भी तो देता है, हालांकि मुश्किल से देता है, बट डोनेट कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपैरेटिवली एक्सेप्टिंग ज्यादा है, डोनेटिंग कम है, बट इजीली डोनेट करता है, ऐसी भी कोई मुसीबत वाली बात नहीं। बट होता क्या है, जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बेंजीन रिंग में, उनका ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन d ऑर्बिटल के, फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल की डायरेक्शन के सामने नहीं होती, आपस में ओवरलैपिंग नहीं होती, तो उसे डोनेट कैसे करेगा? समझ में आई ये बात? यस सर। तो बेंजीन तो उसको डोनेट कर ही नहीं सकता, सीधी बात, क्योंकि ओरिएंटेशन ही नहीं है, दूसरा उसकी टेंडेंसी भी कम नहीं है, सीधी सी बात है। एक तो अपना मन नहीं है और दूसरा ठीक है, बात खत्म, मौका मिल गया, है ना। बट अब क्योंकि उसका ओरिएंटेशन मेटल के साथ अच्छा है, तो मेटल को जैसे उसने डोनेट किया, मेटल वापस उसको इजीली, क्योंकि उनका ओवरलैप तो ऑलरेडी हो रहा है डी ऑर्बिटल्स का, तो डी पाई इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। ये समझ में आ गया बेटा सबको? Yes. यस सर। जो मेन चीज थी ना वो CO वाली थी, उसी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें 3d ऑर्बिटल एक्सेप्ट द बैक डोनेशन। तो ये देखना वैकेंट 3d ऑर्बिटल है जो एक्सेप्ट करता है बैक डोनेशन, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। यहाँ स्टार ऑर्बिटल यूज नहीं होगा, स्टार सिर्फ NO और CO के केस में यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसी में। नेक्स्ट देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट, एक और कैटलिस्ट होता है जहां पर आपको फॉस्फोरस जो है बैक बॉन्डिंग दिखाता है, ये एग्जांपल दिखा रखा है उसमें। कैटलिस्ट होता है ये ऑर्गेनो
मेटालिक कंपाउंड्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। अभी याद रख लीजिए, कभी आगे शायद काम आए, कभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो। RHCl, PPH3 थ्राइस, PPH3 तीन जुड़े हुए हैं और RH के साथ Cl है, टोटल 4 चीजें जुड़ी हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। फॉस्फोरस है, 3 बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया PPH1, एक PPH बन गया, PPH और PPH3, और ऐसे से 3 जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको सही तरीके से बनाएं तो ये बड़ा भयंकर सा डायग्राम बनता है। RH यहाँ पर लगा दिया आपने Cl, ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, तो चलो इसको बिलो द प्लेन ही बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे से दूर है, ये प्लेन से बाहर है। दूसरा देखो PPH3 फॉस्फोरस है, इसके साथ में 3 फिनाइल, 1 2 3, समझ में आ रहा है? अगर फिनाइल को पूरा बेंजीन की तरह एक्सपेंड करूं तो काफी बड़ा हो जाएगा, है ना? यस सर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी फॉस्फोरस है, ये अबव द प्लेन है, P और PH3, तो यहां पर भी PH लगेगा, 3 PH होंगे इसके साथ में, ठीक है, ये 3 PH लग गए। नेक्स्ट वन, ये भी अबव द प्लेन है और इसके अंदर भी फॉस्फोरस के साथ में 3 PH है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ऐसा बना के जरूर देखना। अगर मैं आपके लिए बना रहा हूं तो आप लोगों को तो डेफिनेटली बनाना चाहिए। 3 PH ये हो गए, 3 PH ये हो गए, 3 PH ये हो गए, है ना? तो कुछ इस तरह से PPH3 थ्राइस, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। RH के साथ रोहोडियम जो है ऐसा करता है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, विल्किंसन कैटलिस्ट इज, तो देखो क्वेश्चन सिर्फ ये आया था, विल्किंसन कैटलिस्ट इज। अब IIT वाले क्या करते हैं पता है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री में बैठ के जैसे ही प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया, हमें पता है ये क्वेश्चन हमने बच्चे को नहीं करवाया, विल्किंसन कैटलिस्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आगे बहुत कुछ होता है CO में, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है उसकी, है ना, पूरी बुक छपी हुई है उसके ऊपर। तो क्या आपको मैं पूरी बुक करवा दूं? मीनिंगलेस, फायदा ही नहीं है। तो फिर क्या करवाएं क्या ना करवाएं, ये डिसाइड करती है IIT। IIT का कोई प्रोफेसर आपको जो पेपर बनाते हैं IIT का एडवांस लेवल का, वो एक क्वेश्चन डाल दे, या मेन लेवल में एक क्वेश्चन डाल दे, विल्किंसन कैटलिस्ट इज, जैसा ये डाल दिया, तो मुझे विल्किंसन कैटलिस्ट बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर मैं विल्किंसन कैटलिस्ट को जोड़ दूंगा। बट देखिए ये चीजें 10% ही होती हैं, ये ध्यान रख लेना। मतलब नई चीजें 10% मैक्सिमम आ सकती हैं जो आपने सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, हायर क्लासेस में हो। और नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐड कर देते हैं, लो भाई तुम्हारे सिलेबस में ये भी हो सकता है, उसका एग्जांपल या उसका कोई क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन ही तो डालना है इसका, और क्या करना है ना? तो यानी कि इनको नहीं भी करेंगे, ये याद नहीं भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बहुत सारी चॉइसेस आती है पेपर के अंदर, ठीक है, और हमें करना तो सिर्फ 50% पेपर ही चाहिए होता है। तो 10%, 90% पेपर हमें आता होता है, हमें सिलेबस किया होता है 90% का। 90% अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है, उसमें से भी आपको 40% छोड़ना, 50% ही करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस। तो जो बच्चे को ये लगता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई नई चीज करवा दी और उसे लगता है यार ये चीज हमने तो पढ़ी नहीं, हमारे वाले तो करवाते नहीं है, ऐसा मन में वहम मत कीजिएगा। हर बार नई चीजें होती हैं, जितना केमिस्ट्री चाहिए उतना पढ़ा देंगे, आप बोलिए तो सही, लेकिन पहले अपना सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद जो नई चीज कहेंगे, जिसका नाम लेंगे केमिस्ट्री में, वो करवा सकते हैं, ठीक है। और 90% तो कवर करो, उसके बाद ढूंढेंगे बाकी का। और उसकी जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअल में, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे 90% को तो आप टॉपर हैं। तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा विल्किंसन कैटलिस्ट। RHCl होता है PPH3, PPH3 देखो कहां पर है, RHCl PPH3 थ्राइस, ये रहा, सी इज द राइट आंसर, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम दे रखा नीचे, IUPAC नेम क्या बनेगा? क्लोराइडो, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो। और PPH3 क्या होता है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है, 3 फिनाइल लगे हुए फोस्फीन के साथ में, और फोस्फीन पहले था ये PH3, वो फोस्फीन नाम था, फोस्फीन का डेरिवेटिव है, इसलिए इसको ट्राइफिनाइल फोस्फीन बोलेंगे। और ये 3 लगे तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है, रोहोडियम, दैट्स इट। यस, क्लियर है भाई सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो जैसे इसका IUPAC नेम आया, हमने पहले भी IUPAC नेम किए थे, तो वो IUPAC नेम थोड़ा सा यहाँ से आपको रिवाइज हो जाएंगे, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब आगे आता है एल्कीन। एल्कीन भी कार्बन मतलब कार्बन की चेन के साथ मेटल के साथ में जुड़ती हैं और हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स देती हैं। तो द filled d orbital of metal overlap with the vacant pi star or molecular orbital of ethylene। यहां पर भी पाई स्टार यूज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फीन के केस में नहीं था, बाकी सब में है, ठीक है। पाई स्टार, वैकेंट पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन मोलिक्यूल। इथाइलिन मोलिक्यूल क्या होता है पता है सबको? यस सर। जिसमें एक H का है सर।
हाँ, एल्कीन में इथाइलिन मॉलिक्यूल CH2 डबल सर बॉन्ड। इथीन को ही बोलते हैं, क्या बेटा? इथीन को ही बोलते हैं। हाँ, इथीन को ही बोलते हैं। इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, ठीक है, इथीन दैट इज इथाइलिन। और ये जो होता है ये नेचुरल फ्रूट राइपनिंग, नेचुरल फ्रूट्स को जो पकाती है ना गैस, राइपनिंग गैस होती है, राइपनिंग गैस, नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस होती है ये। यानी पौधे में ये गैस ऑलरेडी होती है, उसको उसके फ्रूट को पकाने के लिए फ्रूट्स में से निकलती रहती है, जिसकी वजह से फ्रूट में बनती है ये गैस, जिसकी वजह से फ्रूट पक जाता है। आप कच्चा कोई मैंगो लेके आइए, उसको आप थोड़ा सा मतलब हल्की सी गर्मी में हीट में रखिए, उसमें से अपने आप वो गैस बनना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप पक जाएगा। या फिर टमाटर जो है, टमाटर आप लोगों ने बहुत इजीली देखे होंगे, बिल्कुल लाल टमाटर लेने की बजाय अगर लंबे रखने हैं टमाटर, थोड़े थोड़े हरे हल्के फुल्के और कच्चे और सख्त टमाटर लीजिएगा, सख्त। जैसे ही आप उसे 2-3 दिन रखेंगे वो अपने आप पक जाते हैं, उनमें से भी ये गैस निकलती रहती है, इथाइलिन। और ये नेचुरल होती है, अच्छी होती है, हमारे खाने के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी का अल्टरनेट इंसानों ने ढूंढ लिया। इंसान किसी भी तरह से टिकते तो है नहीं, तो कच्चे फ्रूट तोड़ते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल रॉ मैंगो, वो नहीं पकेगा घर पे 4 दिन रखने से, उसको पकाने के लिए ज्यादा दिन रखना पड़ेगा। अब ज्यादा दिन कौन वेट करे? कच्चा आम लिया और उसके अंदर पाउडर डाल देते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, CaC3 कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, CaC2 होता है शायद वो, है ना? C2 होता है। हाँ, CaC2 प्लस वाटर, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन गैस। वो इथाइलिन था ना, इसका नाम है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन ये गैस। तो वो करते क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को फ्रूट्स के अंदर पैकेट में पाउडर बना के फ्रूट्स के अंदर रख देते हैं। फ्रूट में रखने की वजह से फ्रूट का जो मॉइस्चर है, ये वाटर एब्जॉर्बिंग होता है सब्सटेंस, स्ट्रॉन्गली वाटर एब्जॉर्बिंग, तो फ्रूट का जो मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम कार्बाइड। फ्रूट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो एसिटाइलिन गैस बनाता है। वो गैस जब रिलीज होती है, फ्रूट में से पास आउट होती है, तो फ्रूट पक जाता है। समझ में आ गया फ्रूट कैसे पकता है? बट ये गैस हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ऊपर वाली गैस नेचुरल थी, नीचे वाली गैस अल्टरनेट ढूंढा है, अल्टरनेट कभी अच्छे नहीं हुआ करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपने देखा होगा कई बार बनाना आप लेके आते हैं घर पे, तो वैसे ऊपर से सारा ठीक दिख रहा है, लेकिन एक कोने से बिल्कुल गला हुआ होता है, वो बिल्कुल गल जाता है, देखा है? यस सर। वो एसिटाइलिन गैस के इफेक्ट की वजह से, जहां पर कार्बाइड, जहां पैकेट कार्बाइड का रखा होता है, या वो उसको गैस वहां हो सकता है ज्यादा मिल रही हो, इसकी वजह से उस जगह से, पर्टिकुलर जगह से वो ज्यादा पक जाता है। और अगर आपने उसको एक दिन और रख लिया, तो वो एसिटाइलिन गैस उसके अंदर ही मर्ज होती है, वो धीरे धीरे इफेक्ट दिखा रही होती है, रिएक्शन कर रही होती है, तो वो बिल्कुल ही गल जाएगा, पूरे केले को सड़ा देगा। तो बनानाज को भी ऐसे पकाया जाता है, मैंगो को भी ऐसे, और उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, बकबका टेस्ट होता है, उल्टी आ जाएगी जैसे उसे खाने से। ये फ्रूट्स के साथ ये किया जाता है, समझ गए? तो ये चीज कभी भी बाजार के अंदर ऐसी फ्रूट्स ना ले। तो केले सबसे अच्छे कौन से होते हैं पता है? छतरी वाला केला, छतरी वाला। कौन सी छतरी पता है? बताता हूँ आपको केला कैसे चूज करते हैं। बनाना होता है येलो कलर का होता है, चलो येलो कलर ही बना लेते हैं इसका, ठीक है, येलो कलर का बनाना है। और इस बनाना के अंदर ना, यहाँ इस बनाना के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ब्लैक 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 बिल्कुल डॉट बन जाते हैं। देखा है ऐसा बनाना? यस सर। यस सर, बहुत मीठा होता है वो बनाना, बहुत मम्मी मीठा ऐसा ही लाती है। बहुत मीठा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल पका हुआ होता है, नेचुरल होता है, गला नहीं होता। अंदर से ओपन करेंगे आप उसे, वो गला हुआ नहीं निकलता, ये बात याद रखना, बिल्कुल भी गला हुआ नहीं होता है, और मीठा होता है, और वो खाने में सबसे टेस्टी। दूसरे जो हैं आपको लगेंगे अच्छे हैं, लेकिन जब आप उन्हें खाएंगे तो बकबका टेस्ट आएगा, मिठास भी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो कच्चे होते हैं, जबरदस्ती पकाए हुए होते हैं, उनमें शुगर कंटेंट जो है वो, मतलब नेचुरल शुगर जो होता है वो कम बनता है। तो ये बनाना सबसे हेल्दी होता है, याद रखना। और कमाल ये सस्ता मिलता है और वो महंगा मिलता है, ये भी कमाल है। समझ में आया? यस सर, ये दिखता नहीं है ना अच्छा। सर हाँ, देखने में बस अच्छे नहीं होते ना ये। सब दिखावा बेटा, वही 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 सब दिखावा है ना।
तो दिखावे के चक्कर में हम कितना नेगेटिव जा चुके हैं, यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये होती है भाई एसिटाइलिन और इथाइलिन गैस की कहानी, ठीक है। एसिटाइलिन गैस जो है कैल्शियम कार्बाइड से बनती है, और ये वेल्डिंग वाली गैस भी होती है। आपने वेल्डिंग देखी है, वो एक बत्ती सी होती है ऐसी पेन जैसी सी, और उसमें से एक आग निकल रही होती है। यस सर, करके। Yes, देखा है। sir. यस सर। ये एसिटाइलिन गैस उसी से बनती है, मतलब ये एसिटाइलिन गैस को आप बर्न कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हाई प्रेशर, उनके पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होता है, याद रखना। 2 पाइपें आती हैं उस बत्ती में, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर से आती है, एक एसिटाइलिन। एसिटाइलिन कार्बाइड होता है, पत्थर का टुकड़ा होता है सफेद कलर का, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर नहीं होता, मतलब मिट्टी जैसा सा पत्थर। उसको वो पानी में डाल देते हैं, पानी के अंदर रिएक्शन करके उनका टैंक ऊपर उठ जाता है। एक टैंक उनका छोटा सा होता है, वो ऊपर उठ जाता है, जिसमें उसमें गैस प्रेशर में आ जाती है एसिटाइलिन। और दूसरा उनके पास एक ऑक्सीजन का गैस का सिलेंडर होता है, डॉक्टरों वाला ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा डेफिनेटली, ध्यान दोगे तो। जब भी उस बत्ती वाले के पास से गुजर रहे हो तो देखना ध्यान से, 5 मिनट देखें और 1-2 मिनट देखेंगे तो मिल जाएगा। तो वो दोनों को, ऑक्सीजन गैस को प्रेशर के साथ, अगर प्रेशर के साथ ऑक्सीजन गैस को एसिटाइलिन गैस के साथ में मिलाया जाए तो 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट कर सकती है। 3000 डिग्री सेल्सियस लोहे का टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1500-1600 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये कर Yes, सकती है 3000। तो 3000 और 1500-1600 में अब डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, डबल है। देखो इतनी मोटी, लगभग 1.5 से 2 इंच मोटी लोहे की जो चद्दर होती है, मोटाई में 2 इंच, उसको भी ये काट सकती है। उसकी वो जो बत्ती सी होती है पेन सा, उसको यूं करके लोहे के ऊपर अगर ऐसे करके ऐसे चलाएंगे तो वो काटता जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मतलब पावरफुल होती है ये एसिटाइलिन गैस। अभी सर बार बार ठंडा करते रहते हैं इसको, वो पकाते वक्त ठंडा करते हैं? अरे वो तो नहीं, वो चेक करते हैं पानी डाल के, उनको दिखाई नहीं देता ना वो, क्योंकि गैस से वो हीट नहीं की सर, वजह से। मतलब वो वहाँ जहाँ पे रखते हैं ना, मतलब मेरे साइड में रखते हैं एक अंकल, तो वो जहाँ पे रखते हैं तो वो एक कंटेनर में ना, वहां पे उन्होंने टेम्परेचर का भी वो दिखा रखा होता है। तो 15 डिग्री पे आता है, फिर जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है फिर 15 डिग्री पे जाता है, ऐसे। और टेम्परेचर वाला मैंने कहीं देखा नहीं बेटा, ठीक है, मुझे नहीं याद है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, बट आई डोंट नो। लेकिन कहानी यही है कि वो कार्बाइड डालते हैं, कार्बाइड में गैस बनती है एसिटाइलिन गैस, और ऑक्सीजन के प्रेशर के साथ में इसको रिएक्शन करवाते हैं। 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन कर सकती है गैस, ठीक है। और साथ में यही वो गैस है तो जो हीटिंग इफेक्ट तो देती है। जब ये रिएक्शन होती है हीटिंग इफेक्ट देती है रिएक्शन, यानी कि जब आप कार्बाइड का, इसी कार्बाइड का पाउडर बना के और उसको एक पुड़िया में, अखबार की पुड़िया होती है, अखबार की पेज की पुड़िया, जिसमें से इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जा सके, पुड़िया में रख देते हैं फ्रूट्स के पास, तो फ्रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और हीट कर देता है, उस फ्रूट को गर्म भी कर देता है और उस जगह से गला देती है ये गैस। ये गैस इतनी गंदी होती है, सोच लो। और इसको वेल्डिंग में यूज करना तो चलो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए यूज करना हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। वहां से जो गला हुआ है वो हमारी बॉडी में भी जाता है और हमें खराब करता है। ऊपर वाली नेचुरल गैस है, अब उसको बनाने का तरीका है नहीं इनके पास, वरना नेचुरल भी बनाया जा सकता है, नेचुरल भी इनको पकाया जा सकता है फ्रूट्स को। चलिए, तो अब यहाँ पर हम जरा एल्कीन्स की वो करते हैं भाई। 5 स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जाता है ये। अब देखिए जीज साल्ट, इसका एग्जाम्पल है जीज साल्ट। अब ये जीज साल्ट भी याद कीजिए, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं सारे आप लोगों को, कम से कम एक एक। प्लेटिनम के साथ क्लोरीन है और उसके साथ में 3 क्लोरीन है, और 3 क्लोरीन के साथ में eta2C2H4 है। eta2 का मतलब क्या होता है भैया? eta2 बोलेगा कोई? तो बताएगा किसी को सर याद है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ, इसका नाम क्या था बेटा? नाम याद है? हेपेटिसिटी। हेपेटिसिटी, यस, हेपेटिसिटी। हेपेटिसिटी और डेंटिसिटी के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। प्रणव, हरलीन, अंशिका, याद यस है? सर। बताइए फिर। सर डेंटिसिटी वो होता है कि मतलब कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन मतलब दे सकता है, हेपेटिसिटी वो होता है कितने एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं। एक लिगेंड कितने क्या? डेंटिसिटी? सर डेंटिसिटी वो होता है जितने मतलब जो वो होते हैं तो कितने डोनर एटम्स एटम्स। होते हैं लिगेंड यस में? सर। हाँ, नंबर ऑफ, या डोनर एटम को जो अटैच आएंगे एटम, ठीक है, जो अटैच करेंगे ना, जितने भी एक लिगेंड कितने एटम से अटैच होता है मेटल आयन के साथ में, ठीक है, वो होता है क्या? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी। और हेपेटिसिटी क्या होता है? एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हैं वो हेपेटिसिटी को डिफाइन करते हैं कि कितने ज्यादा एडजेसेंट कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, है ना, एक साथ लगातार होंगे। डेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि लगातार ही जुड़ेंगे वो, नहीं,
डिफरेंस ध्यान से देखना भाई, बाकी स्टूडेंट भी, सबको बाकियों को पता है क्या? सर ये हेपेटिसिटी नहीं पता। बताता हूँ बेटा, देखिए मेटल है, इन जुड़ेगा इसके साथ, इथाइल इन डाइअमाइन CH2 और यहाँ पर जुड़ेगा NH2 और यहाँ पर भी NH2, ठीक है। तो देखिए अब इसमें NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी हम कितनी मानते हैं? 2। इसकी डेंसिटी है 2, क्योंकि दो एटम्स क्या कर रहे हैं, मेटल को डोनेट कर रहे हैं, है ना। डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी आ गई 2, डेंसिटी, ठीक है, इक्वल टू। तो यहां पर इन की डेंसिटी 2 है, इस लिगेंड की डेंसिटी 2 है, ये तो सबको पता होगा। Yes, sir. Yes, अब sir. हेपेटिसिटी सुनिए, हेपेटिसिटी क्या होती है? तो मान के चलिए कि सपोज हम एक कार्बन की चेन लेते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल है, उसके बाद में फिर से डबल बॉन्ड है, और यहाँ CH2, यहाँ CH2, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर यहाँ पर मेरे को मेटल जोड़नी है, तो मेटल कैसे जुड़ती है पता है? इससे भी बनाएगा बॉन्ड, इससे भी बनाएगा, इससे भी बनाएगा और इससे भी बनाएगा। और मैं क्या करने वाला हूं, इन डबल बॉन्ड्स को यहाँ से रब कर दूंगा, ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनाएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। इसको बोलते हैं हेपेटिसिटी। क्यों? तो भाई ये डबल बॉन्ड में ऐसे कैसे रखूंगा ताकि आपको थोड़ा बेटर इसका व्यू दे सकूं, ये एक्चुअल में कैसे होता है, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं, है ना। तो कार्बन कार्बन में यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया, इसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 आएगा, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 आएगा, ये आएगा मेटल। तो मेटल क्या करता है, ये इसको ऐसे डोनेट करता है, इधर से ये इसको ऐसे डोनेट करता है। दिखाते तो इसको ऐसे हैं, यहाँ H लगेगा, बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिखाते तो इसको ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड बनाता है कुछ, और मतलब 2 बार ऐसे जुड़ता है, एक ऐसे जुड़ गया और एक ऐसे जुड़ गया, ये भी ऐसे जुड़ गया और एक ऐसे जुड़ गया। ये समझ में आया? तो ये है हेपेटिसिटी। हेपेटिसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी? 4। ये सारे, अब डेंसिटी और हेपेटिसिटी एक जैसे नजर आते हैं। ये देखिए ये क्या है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो जुड़ने वाले बॉन्ड है वो कंटिन्यू है, 4 हेपेटिसिटी। इसमें देखो NH2 फिर दूसरा NH2, डिफरेंस कितना, बीच में 2 एटम का गैप पड़ गया ना। ये नहीं जुड़ा हुआ भाई, ये भी नहीं जुड़ा हुआ, फिर ये जुड़ रहा है, और यहाँ पर क्या, लगातार जुड़ रहे हैं। जो लगातार कार्बन एटम्स जुड़ते हैं उसको हेपेटिसिटी बोलते हैं, और उसको ईटा से शो करते हैं। ये ईटा 4 ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ईटा इक्वल 4, या यहां लिख दें ईटा इक्वल 4। क्लियर है? यस सर। ये कुछ ऐसा होता है। तो अब ये डिफरेंस याद रखेगा हेपेटिसिटी का। तो यहाँ पर इसने यही बोला है, ईटा 2 दिया है, ईटा की वैल्यू 2, ऊपर पावर लगा रखी है, तो मतलब हेपेटिसिटी है, मतलब 2 कार्बन के साथ मेटल जुड़ा होगा, ये कंफर्म हो गया। क्लियर है? अजय बेटा बोलो, कोई डाउट आपका? अजय चौहान, लगता बाय मिस्टेक हैंड रेज कर दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर डाउट हो तो पूछ लेना आप। तो देखो यहां से अब हमें जी साल्ट के बारे में क्या देखना है भाई, इट इज नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये प्लेनर नहीं है, ठीक है, इन्होंने दिखा रखा प्लेनर, ये गलत चीज दिखा रखी है, आई डोंट लाइक दिस। इट इज नॉट ए प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल होता कैसे है, तो मैं इसके बारे में भी जरा आपको थोड़ा नीचे बता देता हूँ। हाँ बताएं, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। देखो ये कैसा होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर Pt है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के साथ में होता है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो आपके साथ में ये इस तरह से CH2 जुड़ेगा, वो ऊपर नीचे जुड़ेगा, समझ रहे हो, यानी ये CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, थोड़ा डबल बॉन्ड को बड़ा दिखा देते हैं ताकि आपको नजर आए कि मैं कैसे इसको शो करना चाहता हूँ, और CH2 ये परपेंडिकुलर है। ये समझ में आया भाई? दिस इज नॉट इन प्लेन, परपेंडिकुलर। तीनों क्लोरीन और प्लेटिनम एक प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर होता है CH2 परपेंडिकुलर है। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा ये, जब कार्बन इससे जुड़ेगा तो ये डॉटेड लाइन में ऐसे जुड़ेगा, और इधर से ये वाला भी डॉटेड लाइन में जुड़ेगा, तो लगभग ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी इसकी। ये समझ में आ गया?
यस सर। लगभग ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो सबसे पहले, और मैंने ये एरो गलत दिखाया, पहले तो ये डोनेट करेगा ना उल्टा, ठीक है। तो देखिए ये यानी जो पाई बॉन्ड है वो डोनेट करेगा। अब इसमें ना बड़ी खास कहानी है, इसमें टीचर्स बोलते कुछ हैं, पढ़ाई में कुछ आएगा, लिखा हुआ कुछ मिलेगा, बहुत सारी गड़बड़ कहानी आती है इसमें। तो क्या होता है अभी इसके अंदर एक्चुअल में, हमें पता पाई बॉन्ड डोनेट हो जाएगा। पाई बॉन्ड डोनेट हुआ तो किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, है ना। यस सर। दूसरे के साथ तो नहीं बनने वाला। तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो पाई स्टार ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, इसके डायग्राम को थोड़ा सा मैं रफली यहां दिखाता हूँ। प्लेटिनम है, बाकी के आप क्लोरीन Cl3 में डायरेक्टली शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ अब देखो क्या हुआ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, CH2 था, ये CH2 था। इस CH2 का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, पाई स्टार। इस CH2 का भी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ये भी पाई स्टार। ये समझ में आ गया बेटा। यस सर। ये दोनों, तो पहले ये वाला बॉन्ड डोनेट होएगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड डोनेट होता है मेटल के किसी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ये मेटल का मान लो वैकेंट ऑर्बिटल था, ठीक है, इसको कलर बदल देते हैं चलो इसका। ये मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल था और इसको डोनेट किया किसने, मेटल को डोनेट कर रहा है ये वाला, ठीक है। ये कुछ ऐसा डोनेट हो गया। इसके बाद जो मेटल के डी ऑर्बिटल थे ना, 4 डी ऑर्बिटल, ठीक है, कुछ इस तरह से ये 4 डी ऑर्बिटल हैं मेटल के, तो मतलब 4 डी कह रहा हूं सॉरी, और डी ऑर्बिटल मेटल का जिसके 4 लोब हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास में इलेक्ट्रॉन था और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते। क्लियर है। अब Yes, बात ये आती है, यहाँ पर दोनों एटम अलग अलग हैं, कार्बन के दोनों एटम अलग हैं, एक ऑर्बिटल थोड़ा है ये। पहले हम क्या दिखाते थे पता है, बहुत बड़ा डिफरेंस अगर ध्यान दोगे तो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कार्बन का, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड हो जो भी लगा लो, ठीक है, लोन पेयर वगैरह कुछ भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक ऑर्बिटल का, अब मेटल का डी ऑर्बिटल उसके साथ में ऐसे पेयरिंग कर रहा है, तो मेटल का भी डी ऑर्बिटल एक था और कार्बन भी तो एक ही था, उसके ये दोनों ऑर्बिटल थे जो मेटल से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। यस 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 सर। यहां पर क्या डिफरेंस आया, अब ये चीज देखने वाली, यहाँ CH2 दोनों अलग अलग एटम है भाई, और दोनों के पाई स्टार ऑर्बिटल अलग अलग है, और वो दोनों अलग अलग मेटल से ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो एक्चुअल में ये कहानी क्या होती है, मैं वो आपको बताता हूं कि एक्चुअल में प्लेटिनम क्या करता है। प्लेटिनम जो है वो इस ऑर्बिटल के साथ अपने डी ऑर्बिटल का, और इधर से मान लो CH2 के ऑर्बिटल का, ये CH2 का स्टार ऑर्बिटल है, ठीक है, पाई स्टार, इसके साथ में ये बॉन्ड बना लेता है। अब अगर इसके साथ में बॉन्ड बन गया तो डेफिनेट सी बात है, एक बॉन्ड तो हो गया, पूरा शेयरिंग हो गई, बात खत्म। अब दूसरे ऑर्बिटल के साथ कैसे बना रहा है भैया, दूसरे कार्बन के साथ, तो क्या मेटल का दूसरा ऑर्बिटल होगा। अब ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि यहां भी मेटल का दूसरा ऑर्बिटल नहीं है, ये कार्बन का दूसरा पाई स्टार ऑर्बिटल है। पाई स्टार 1 अगर मैं इसे कहूं, और इसे मैं कहूं पाई स्टार 2, क्योंकि ये कार्बन अलग अलग है, तो ये पाई स्टार दूसरा ऑर्बिटल है, सेम नहीं है। ये भी इसके साथ शेयरिंग करता है, बट मेटल का तो एक ही ऑर्बिटल था। यस ये बात समझ में आ रही है। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया ये। बताता हूं बेटा, देखो हुआ क्या, मेटल का ऑर्बिटल समझ में आया, मेटल का तो डी ऑर्बिटल है प्लेटिनम का, यस सर। ठीक है, उसके 4 लोब हैं डी ऑर्बिटल के, बट कार्बन के पाई स्टार वाले जो ऑर्बिटल है ना, वो दोनों अलग अलग कार्बन के हैं। तो मान लो पहला बॉन्ड उसने बना लिया इस कार्बन के साथ, पाई स्टार के साथ में इसने शेयरिंग कर ली, ठीक है, एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, 1 बॉन्ड। उसके बाद में क्या होता है, अब ये कह रहा है कि ये जो दूसरा पाई स्टार ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन का, इसके साथ में भी शेयरिंग होती है, और इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर एक बॉन्ड बन गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, ठीक है, ऐसे करके घूमेगा और इधर भी घूमेगा, तो ये इतना लोब बना जहां पर ये घूम सकता है। ये समझ में आ गया, कितना लोब बना जहां पर ये घूम सकता है, ठीक है। सर मतलब एक तरह से बनाना बॉन्ड की तरह है ये। हाँ, लेकिन ये कुछ टेढ़ा हो गया, बनाना बॉन्ड नहीं, ये कुंडी बन गई, कुछ इस तरह की कुंडी, लाइक दैट, जब फिंगर को हम टेढ़ा करते हैं ना, ये समझ में आया, ऐसा ऐसा बन गया। अब जो दूसरा है, क्या इसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अगर ये इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये तो दूसरा बॉन्ड हो गया। मतलब हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के साथ, इनका तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये रहा और 2 ऑर्बिटल ये रहे, तो 3 ऑर्बिटल्स के साथ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेंटर कितने हैं, प्लेटिनम एक सेंटर हो गया, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी तो इन दोनों के बीच में घूमते हैं, कभी इन दोनों के बीच में घूमते हैं, 3 सेंटर्स के बीच में घूम रहे हैं, तो या तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना सकते हैं,
या इसके बीच में एक, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। हम कहते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, ऊपर नीचे घूमता है, तो वो तो हम कहते हैं वो इधर घूम रहा है, कभी कभी इधर आ जाता है, उसके पास तो जगह होती है ऊपर नीचे घूमने की। इनके पास रोटेशन के लिए अलग अलग एटम्स हैं, इनके तो एटम ही बदल जाते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। यानी ये दूसरा बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ये एक ही बॉन्ड गिना जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा बनाते हैं। और एक ये इसने क्या किया था भाई, ये बीच वाला था, ये इसने शेयर कर लिया था इसके साथ, ठीक है, ये बीच वाले ऑर्बिटल यानी ये वाला बॉन्ड तो इधर आ गया था। अब इस तरह से हम कहते हैं कि दो बॉन्ड बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो दो से ज्यादा बन जाते हैं। अब इसकी कहानी थोड़ी सी ड्रेजेडिक हो जाती है। क्या? जो मेटल जो CH2 ने पाई बॉन्ड डोनेट किया था ना, वो पाई बॉन्ड एक्चुअल में, अब मैं इसको कैसे दिखाता होता हूँ, और वो लिखा भी हुआ, वो रिटर्न में है, नो वरी अबाउट दिस, बट दिखाने का तरीका बदल जाता है। अब मैं ये कहता हूँ सीधा सीधा बॉन्ड ऐसे बनाइए, जो कहानी है ये तो ऐसे ही रहेगा, बट बॉन्ड आप ऐसे बनाइए। ये एक प्लेटिनम का ऑर्बिटल है, ये एक प्लेटिनम का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं प्लेटिनम के, और यहाँ पर कार्बन है CH2, इसका एक पाई बॉन्ड इसके साथ में शेयर होता है, ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल। दूसरा CH2 है, इसका एक पाई स्टार ऑर्बिटल इसके साथ में शेयर होता है। मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड बना ही नहीं रहा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ। ये समझ में आया? दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनाया ही नहीं। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना दोनों कार्बन के, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, पाई स्टार में चले गए ये। और मेटल के एक वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर जो हम वैकेंट ऑर्बिटल दिखा रहे थे ना, यहां मत दिखाइए, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल एक ही है, एक ही है। ये दोनों अलग अलग मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये सेम ऑर्बिटल नहीं है, दो अलग अलग हैं। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस तो सर। ये दो अलग एक और अलग बार रिपीट कर दो। ऐसा होता है। मतलब एक्चुअल में हम ये सिंपल कह सकते हैं, प्लेटिनम जो है, अब सिंपली याद रखने का तरीका, प्लेटिनम जो है वो कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाता है और दूसरा सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाता है, और ये ट्राइएंगुलर रिंग बनती है, ठीक है, सीधी सीधी ट्राइएंगुलर रिंग। बट ये जो ऑर्बिटल हैं कार्बन के, जो ऑर्बिटल हैं कार्बन के, वो क्या होते हैं, वो पाई स्टार होते हैं। But सर बनाता है- ट्रायंगुलर रिंग तो स्टेबल नहीं होती। हाँ नहीं होती, लेकिन बनती तो है ही ना, इस बात में तो डाउट नहीं है कि बनती नहीं है ना। यस सर। तो बनती तो है बेशक, इसी वजह से ये रिएक्टिव होगा मॉलिक्यूल। आप ये कह सकते हैं जीस साल्ट से रिएक्शन करवाना आसान होगा, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कुछ हद तक स्टेबल होता है। दैट इज इट। क्लियर है? यस सर। तो एक्चुअल में ऐसा होता है। तो क्या मैं ये सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? क्वेश्चन ये उठता है भाई, पाई स्टार ऑर्बिटल में ये सिंगल सिंगल बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये बुक्स में लिखा हुआ है कि कई जगह पर, नॉट एवरीवेयर, कई जगह पर इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड के बराबर हो जाती है और नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड के जैसा बॉन्ड बना लेता है। जब प्लेटिनम का डोनेशन पावर या कोई और मेटल हो उसका डोनेशन पावर अच्छा होता है, जब मेटल का डोनेशन पावर अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कार्बन को, मेटल के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। ये रिटर्न में है कि सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। बीएससी के अंदर मैंने इसको डिटेल में ऐसे ही जो आपको बता रहा हूँ वही करवा रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे उतनी डिटेलिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअल में वहां रिटर्न में है कि ये मेटल के साथ में सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसको सीधा याद करो, बात खत्म है। मतलब आप याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन सिंपली लास्ट में ये याद कीजिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ कि इसको नहीं हम यहाँ पर देखने वाले, सिंपली लास्ट में आप ये याद कर सकते हैं, आपके लिए सबसे आसान रहेगा। ये प्लेटिनम है और यहाँ पर Cl3 है, और सीधा सीधा कुछ इस तरह से CH2 और यहाँ पर CH2 और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसा बन जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का डबल बॉन्डेड, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का डबल बॉन्ड, और प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल्स के होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पाई बॉन्ड, उसके बाद में वापस लेता है और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। ऐसा करना कह सकते हैं। ओवरऑल इस डायग्राम को याद किया जा सकता है, बट इसको समझाना है तो ये वाला डायग्राम तो थोड़ा देखो मुझे अटपटा लगता है। यहाँ पर वैसे इन्होंने दिखा रखा है पाई बॉन्ड पहले से डोनेट होगा, डोनेट हो गया, इसके बाद वो क्या कह रहा है कि इधर डोनेट हो गया पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हो गया, है ना। तो अब ये कैसे हो सकता है भाई, ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, बट पाई स्टार दोनों अलग अलग कार्बन के पाई स्टार है, दोनों में कैसे डोनेट हो सकता है? दोनों में डोनेट होना मुश्किल है ना, फिर तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। डोनेट हो सकता है, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, एक और डी ऑर्बिटल होगा मेटल का जो भरा हुआ होगा वो बनाएगा। ये जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है पाई वाला,
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, पाई बॉन्ड वाला डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन बाद में मेटल इसको दूसरे डी में शिफ्ट कर देता है, यहाँ शिफ्ट कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को, डोनेटेड को, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। उधर से अब क्योंकि इसने तो कार्बन ने डोनेट कर दिया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, तो ये मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और इसके साथ पाई स्टार में ये यहाँ आ गया, तो इसलिए ट्रायंगुलर शेप बन जाती है इसकी, एक्चुअल में ट्रायंगुलर शेप बनती है। क्लियर है? यस सर। ये कहानी Yes, समझ में आ sir. गई होगी ना सबको, जी साल्ट की। और ये परपेंडिकुलर होता है, याद रख लेना, ये ऐसा नहीं होता, ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर लिखा भी हो इज नॉट प्लेनर, दिस इज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो ये प्लेनर नहीं होता है, और इस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ कि ये प्लेनर नहीं है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट, ये प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर, नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स सी सम रूल्स टू गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो देखो ये मुश्किल पार्ट जो था, ये इनके स्ट्रक्चर्स थे लिगेंड्स के, ठीक है, और वो चला गया है, अब सब आसान ही रह गया है। ठीक है, बहुत आसान आगे वाला पार्ट, तो एक आइसोमेरिज्म आएगा, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है हल्का सा तकलीफ दे, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा पूरे लेसन में, बिल्कुल सारा लेसन कवर हो चुका है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जरूर करना शुरू कर दो। कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, Sir, हो गया क्वेश्चंस? हो गए हैं, चलो बढ़िया। अब एनसीईआरटी के हो गए तो मेंस लेवल वाले क्वेश्चन उठा लो, और एडवांस के हर रोज 2 या 3 क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, हर रोज 2 या 3, कम से कम 2 तो जरूर करो, 2 तो देख के कर सकते हो, तो दिक्कत ही नहीं होती उसमें। ठीक है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मेरे को स्निप खींच के और वो भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब आगे आता है भाई स्टेबिलिटी कैसे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों बनते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आता है, एक EAN आता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब क्या भाई, 18 इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, 3D में 10, 3s में 2, 3p में 6, टोटल कितने बने 18। ठीक है, यानी थर्ड शेल विद डी ऑर्बिटल या फोर्थ शेल विद डी ऑर्बिटल, थर्ड और फोर्थ शेल यही बनाते हैं, डी ऑर्बिटल ही बनाते हैं हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। मेटल्स जो होंगी, बड़ी मेटल्स होंगी, सोडियम तो बनाएगा नहीं ऐसा, है ना, या एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा नहीं करते, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट ही इनके साथ में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 3D 4D या 5D या थर्ड शेल, फोर्थ शेल या फिफ्थ शेल ही पार्टिसिपेट करती है, सिक्स्थ वाली शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सबसे लास्ट वाली लाइन है ना जो, कौन सी है वो, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग भाई हसमत, दूसरा राग सन का, ऐसा AC एक्टिनियम, रफ रदरफोर्डियम, डबिंग डोबर्नियम, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग SG सीबोर्गियम। याद है किसी को लाइन? नहीं सर, रेडियो एक्टिव वाले याद नहीं है। याद कीजिए, मैंने सबका वो भेज रखा है भाई नोट्स के अंदर, सबको ट्रिक याद करने के लिए लिखिए, याद कीजिए, और हर रोज सिर्फ 2 मिनट उसको रिवाइज कर लीजिए, हर रोज सिर्फ 2 मिनट, और कम से कम उसको 15 से 20 दिन हर रोज रिवाइज करते रहिए। अगर ऐसा करेंगे फिर याद होंगे। और +2 में हो बेटा, आगे D&F ब्लॉक, नेक्स्ट लेसन D&F ब्लॉक है, पता नहीं या सॉलिड स्टेट जो भी हम शुरू करेंगे, याद रख लेना D&F ब्लॉक में, तो D&F ब्लॉक याद होंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ने वाला। उसके पहले याद ही करवाता रहूंगा कि याद करो, है ना, वो याद होंगे तभी मजा आएगा। और D&F ब्लॉक में सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल है, कुछ भी नहीं है। और तो EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, तो हर कोई चाहता है कि उसके 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा सर, लेकिन जब आपने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था तो आपने ऑर्गेनोमेटालिक में लिथियम और मैग्नीशियम के बताए थे, क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। हाँ, लिथियम और उसमें भी आते हैं। देखो रेयरली तो सारे एग्जांपल्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लिथियम भी बनाता है। लिथियम हमने क्या बनाया था, देखो लिथियम सीधा कार्बन के साथ जोड़ दिया था, सीधा कार्बन के साथ जोड़ दो, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग वाला पंगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा भी। ये बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि ये कम नहीं कहेंगे, मतलब सिंपल कंपाउंड्स हैं। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल जबरदस्ती तो किसी से ही बनवा लो, ठीक है, रेयरली बनाते हैं, कम बनाते हैं, और उनकी केमिस्ट्री कुछ और है। यहाँ जिनकी केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं वो डी ब्लॉक की स्पेशली पढ़ेंगे, डी ब्लॉक जो ऑर्गेनोमेटालिक के साथ बनाते हैं, ठीक है। और उसी पर एप्लीकेबल होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN रूल, और दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं इनमें इफेक्टिव। तो सभी एटम ये चाहते हैं कि उनके 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रहे। तो कैसे, तो वो देखिए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है सबसे पहला आता है, गिवन बाय इरविन लैंगमियर। इरविन लैंगमियर पर्सन था जिसने इसको दिया था, और वो देखते हैं वो क्या था।
18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए n-1 डी में 10 आते हैं, s में 2 आते हैं और p में 6 आते हैं, टोटल हो गया 18। देयर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोज शेल। तो देखो d ऑर्बिटल जितने भी होते हैं, d ऑर्बिटल के अंदर जितने मेटल्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बॉन्ड बनेगा, सीधा है ना। तो व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उस पे चार्ज कितना, प्लस माइनस चार्ज ऑन द कंट्रीब्यूशन स्फीयर। तो इसको टोटल, ऐसे टोटल निकालते हैं, और यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल निकालने का तरीका, और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको टोटल्स निकालने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एटम गिव टेक शेयर इलेक्ट्रॉन टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस। सीधी सी बात है, एटम इलेक्ट्रॉन लेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, क्या करने के लिए, नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, जिससे स्टेबिलिटी गेन होती है। क्लियर है, ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन ये समझ में आ गया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यस सर। बस इतना ही था, इसकी लिमिटेशन अब। तो देखिए, द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ऑलवेज स्ट्रिक्टली ओबेड। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर नंबर ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज नॉट इक्वल टू 18। बात तो एक ही आ गई। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो काफी स्टेबल हैं, काफी, थोड़े बहुत नहीं, काफी स्टेबल, ठीक है। तो उसी के अंदर, एक मिनट रुकिए बेटा, अब आगे आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये भी वही, ठीक है बेटा, मुझे बाहर कोई आया हुआ है गली में, मुझे 1 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, घर पे कोई भी नहीं है, ठीक है। ईएम रूल देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है। सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, कॉमन सी चीज है, ठीक है। Na हाफ 2 क्लोरीन के साथ में NaCl बनाएगा, सेम एज इट इज आयरन के लिए दिखा रखा है। आयरन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, छोड़ रहा है, माइनस कर रहा है, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 पॉजिटिव आ गया। आयरन आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, ठीक है। तो यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। आयरन 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, बोथ डोंट हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती दोनों की, ठीक है। फिर ये ऐसा क्यों करता है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, इसको रीड कीजिए, और इससे पहले जो ये कर रखा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला, इसको भी रीड कीजिए, ठीक है। ये मैं ऊपर कर देता हूँ, और मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। यस बेटा, पढ़ लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर इसने जो बोला कि आयरन जो है वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। आयरन 2 पॉजिटिव के अंदर, आर्गन 3d6, 3d में 6 आते हैं आर्गन के अंदर, है ना, प्लस 3d6, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन प्लस 3d6 आता है। तो मतलब ये तो कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर भी ये क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन उसके अलावा फिर भी ये स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी को आगे पढ़ेंगे हम।
आयरन 2 क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है 6 KCN के साथ में, तो आयरन CN साइनाइड 6 2 KCl प्लस 2 KCl ऐसा बनाता है, ठीक है। तो ये साइनाइड 6, अब हम इसको काउंट करेंगे कि ये कैसे है। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन विच इज 26, ठीक है। Z हेयर यहां पर कहां लिया अभी इसने, व्हेन इट लूजेस द टू इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 24 हो जाते हैं। तो देखिए आयरन जो है 2 पॉजिटिव है, तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए यस सर। इसके अंदर, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं अलग से, Fe साइनाइड 6 और 2 पॉजिटिव, ठीक है। कितना पॉजिटिव आएगा अभी, 4 पॉजिटिव है ना, 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। तो आयरन 2 पॉजिटिव में है, डेफिनेट सी बात है। तो यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आयरन के पास में 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 करता है ना, एक साइनाइड, Yes. एक तो डोनेट करेगा और एक शेयर कर लेगा, तो 6 साइनाइड है हमारे पास, तो 12 इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूट हो गए। ये समझ में आ गया, यस Yes. Yes, sir. ठीक है। तो अब क्या हुआ, आयरन के 24 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन जो है किसके हो गए, साइनाइड के। इससे Yes, हम sir. बनाते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखिए कितना बना, ये बन गया 36, जो कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, Yes. यस सर। और ये दिया था सिडविक ने, इसको सिडविक थ्योरी भी बोलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू सिडविक द EAN ऑफ आयरन 20 आयरन इज 36, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है। और ये सिडविक जो है, ये याद रख लेना, इस थ्योरी का नाम है सिडविक थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिडविक थ्योरी, EAN थ्योरी जो थी वो सिडविक थ्योरी थी। इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, EAN, और ये सिडविक ने दी थी। साइंटिस्ट का नाम है सिडविक। तो जनरली कई बार बच्चों के दिमाग में ना मतलब ये आ जाता है कि सिडविक एक नया नाम है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं ताकि आपको वो याद रहे कि ये सिडविक ने दी थी, सिडविक थ्योरी। क्लियर है बेटा, यस सर। Yes. अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन तो आपको अब आ गया होगा। इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं और कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस चार्ज Q और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके ऊपर पावर दे रखी, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, क्योंकि एक जो हमारा लिगेंड है वो 2 डोनेट करता है, साइनाइड के केस में ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, या दूसरे लिगेंड भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कोई कोई हो सकता है जो एक का कंट्रीब्यूशन करे, वो भी आगे पढ़ेंगे कैसे आता है। तो इस केस में इन्होंने ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल दिया है, Fe साइनाइड 6 3 नेगेटिव। अब ये 3 नेगेटिव वाला एग्जांपल देखिए क्या है, EAN जो है साइनाइड में 3 नेगेटिव, इसका मतलब आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 26 में से 3 माइनस कर दिए और 6 दूना 12, तो टोटल बन गया 35। ये क्लियर हुआ, यस सर। तो ये इसका Yes. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी वो नहीं कर रहा, और इफेक्टिव EAN रूल सिडविक थ्योरी भी वेरीफाई नहीं हो रही, और दोनों के दोनों थ्योरियां बहुत कम मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हैं, जिनके ऊपर ना तो सिडविक थ्योरी लगती है ना ही इफेक्टिव एटॉमिक ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है, फिर भी वो काफी स्टेबल है। जैसा कि ये आयरन वाला एग्जांपल आपने देख लिया, तो इसको याद जरूर कर लेना। जो सिडविक थ्योरी को फॉलो करे या EAN को फॉलो करे, एक एक एग्जांपल उनका और एक एक दो एग्जांपल दूसरे भी। क्रोमियम CO के साथ में है, तो 24 -0 चार्ज नहीं है स्पेस, और कार्बन मोनोऑक्साइड 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 12 आ गया, टोटल 36 आ गया। तो ये तो यूज होता है, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल ऑलवेज फॉलो EAN रूल, मेटल कार्बोनाइल हमेशा EAN रूल फॉलो करते हैं, बाकी कोई करे ना करे, ठीक है। यस सर। ये समझ में आ गया भाई। Yes. तो यहाँ आपको ना बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, VOCO VCO, ठीक है, 1 नेगेटिव दे रखा है, ये फॉलो करेगा कि नहीं, X की वैल्यू आ गई, मतलब आप ऑक्सीडेशन स्टेट EAN रूल क्या है 23 -1, और वेनेडियम के पास में कितने होते हैं, 23 होते हैं, यस सर। -1, Yes, sir. एक नेगेटिव चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, X × 2, कार्बन मोनोऑक्साइड 36 आ गया टोटल, तो सीधा सीधा 36 आ रहा है, और तो कुछ है नहीं। क्या निकाला इन्होंने, X = 6, अच्छा X की वैल्यू तो निकालनी है, ligands का कितने number लिगेंड निकालना है। जुड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है। तो कितने लिगेंड जुड़े, हमने X मान लिया, उस लिगेंड को X × 2, तो टोटल लिगेंड 6 है, दैट इज इट। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमेशा EN को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैंस कॉम्प्लेक्स ये है, प्लेटिनम Cl(Y) की पावर Y-4 समथिंग समथिंग कर रखा है, ठीक है। प्लेटिनम इज 4 ऑक्सीजन स्टेट, ये हमें पहले से बता रखा, उसने बता रखा है क्या, ये क्या है भाई, कंपाउंड जरा देखोगे इसे अच्छे से, प्लेटिनम है, क्लोरीन है,
क्लोरीन वाई है, ठीक है, फिर ऊपर क्या है, y माइनस 4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है, ये फाइंड कर सकते हो इसको। सर प्लेटिनम के एटॉमिक नंबर में इसे y-4 को जोड़ देना है। हाँ, जो भी इसके ऊपर चार्ज है, देखो पहले तो y में से 4 को माइनस कर रखा है इसने, तो जितने क्लोरीन है, ठीक है, उतना नेगेटिव है इसके ऊपर। मान लो कि प्लेटिनम के ऊपर x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे y क्लोरीन को, ठीक है। तो जो भी इनका माइनस आएगा, उसके बाद में जो ऊपर क्या बचेगा, y-4, जो चार्ज बचेगा यही बचेगा ना ऊपर। यस सर। तो सर एक y माइनस भी तो होगा ना जो है ब्रैकेट वो के बाद। इक्वल किसके आ गया, x माइनस y के। y को इधर लेके आते हैं, 2y हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल माइनस सर 4। y-4 सर से वहां आगे पे नेगेटिव भी आएगा। यस सर। सर हाँ, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, फिर ये कट जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल 4। इसका मतलब प्लेटिनम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है। यस समझ में आ सर। गया? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ट्रिक है भाई, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन 9th 10th वाली से। आगे देखिए, यू नो द क्लोरीन इज 1 नेगेटिव, y बिकम माइनस y, en रूल के अकॉर्डिंग ये 86 आ जाएगा टोटल, y इक्वल 86 माइनस 74/2, तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो प्लेटिनम जो है वो 6 क्लोरीन जुड़ेंगे और 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होगा। फाइंड आउट करना आ गया, समझ में आ गया सबको? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक चीज आती है ऑर्गेनिक लीगेंड। ये भी एक लीगेंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक, मतलब हमने CO, ये भी तो ऑर्गेनिक था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये तो बहुत छोटा लीगेंड है। बड़े वाले ऑर्गेनिक लीगेंड्स होते हैं कुछ। ऑर्गेनिक लीगेंड आर दोज लीगेंड व्हिच आर हैव द अनसैचुरेटेड बॉन्ड, जिनके अंदर अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीगेंड। डबल बॉन्ड, लाइक डबल बॉन्ड यू कैन से, अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं वो। इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड इक्वल हेपेटिसिटी ऑफ द लिगेंड। ये बहुत सिंपल है, इसमें हेपेटिसिटी और इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो बराबर होते हैं इसके अंदर। कैसे? अब ये चीज देखने वाली थी, हमने किया कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और CH2 यहां पर हमने प्लेटिनम जोड़ा था, तो हम क्या करें, 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 का ही है या 4 का है? सर 2 का है। CH2 डबल बॉन्ड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करती है जनरली, यानी हेपेटिसिटी के बराबर हो जाएगा जितने कार्बन जुड़े हुए हैं। जनरली क्या होता था, हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मेटल के साथ जुड़ेगा तो अकेला एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। क्यों? मैंने बोला था ना, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाता है और दोनों बॉन्ड आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ये वाला। क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस है ना, हमने इस पे काफी मत्था मारा, तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, दैट इज व्हाई। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, वरना 2 इलेक्ट्रॉन का जनरली हमारे क्या करते हैं, लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों का हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एलाइल एनायन है। अब एलाइल एनायन का मतलब क्या, और इसको वैसे आप याद भी रख सकते हैं थोड़ा सा, बट प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, याद रखने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बट एटलीस्ट मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। एलाइल एनायन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट एक और कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए एलाइल एनायन में क्या होगा, अभी मेटल है, ये नेगेटिव चार्ज इजीली डोनेट हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, टोटल 3 बॉन्ड बन गए, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हेपेटिसिटी 3 है तो 3 का ही कंट्रीब्यूशन होगा। यस, यस सर। ये समझ Yes, में आया sir. सभी को, है ना। तो यहाँ हेपेटिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, सीधा सीधा हेपेटिसिटी 3 है, एलाइल आयन के तो 3 कंट्रीब्यूशन होगा। साइक्लोपेंटाडाइईन, इलेक्ट्रॉन काउंट हेपेटिसिटी 5 है। साइक्लोपेंटाडाइईन बहुत इंपॉर्टेंट वाला लीगेंड है भाई ये, साइक्लोपेंटाडाइईन, और ये काफी स्टेबल भी होता है। देखो साइक्लिक पेंटेन बनाएंगे, ठीक है, ये साइक्लिक पेंटेन है, पेंटाडाइईन, और 2 इन यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, इसकी हेपेटिसिटी कितनी होती है, 5 होती है। और साइक्लोपेंटाडाइईन एनायन होता है, नेगेटिव आयन, ठीक है, इन्होंने नेगेटिव आयन नहीं दिखा रखा यहाँ पे, वो कैसे होती है 5, ये मेटल है, एक ये डोनेट करता है, एक ये, एक ये, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये पेंटागनल मतलब क्या बन गया ये पता है,
ये एक तरह से क्या बनेगा, पेंटागोनल पिरामिडल। पिरामिडल, यस, ये पिरामिडल बनेगा। और साइक्लोपेंटाडाई इनाइन एनायन जो होता है इसको बोलते हैं सीपी। ये जो है ये सीपी होता है, सीपी साइक्लोपेंटाडाई इनाइन एनायन, डाई इन एनायन जो भी है, इनाइल एनायन। अब इसका जो सीपी जो है इसका एक और नाम होता है सीपी स्टार। सीपी स्टार होता है अगर 4 कार्बन पर CH3 लगा दें, ये जो नेगेटिव आयन है इसको छोड़ दो और बाकी चारों कार्बन पर अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें CH3 तो इसको सीपी स्टार बोलते हैं, बट वो हम बाद में याद कर लेंगे, नो वरी। इतना समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों Yes, होता है sir. स्टेबल पता है? ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है इसलिए स्टेबल है ये। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है इसकी पता है? काउंट करो जरा। जो हक्कल रूल को फॉलो करें। हक्कल रूल 4n प्लस 2 इक्वल होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स के। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? n की वैल्यू 4। निकालनी बस हमें। 6 नेगेटिव आयन लोन पेयर आर आल्सो कंसीडर एज द पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, यस समझ में आ गया ये सबको? ये सबको समझ Yes, में आया sir. बेटा, है ना? सर तो लेकिन याद फिर रखो। एरोमेटिक कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज वाला तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा फिर। क्या क्या क्या? सर वो ऊपर वाला तो प्लेन में रहेगा ही नहीं ना, वो नेगेटिव चार्ज वाला। सुनिए बताता हूँ बेटा, वो प्लेन में रहेगा, वो क्यों नहीं रहेगा वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है? ये नेगेटिव आयन होगा बेशक, और इसके साथ कितना, एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, 2 थे, एक हाइड्रोजन है। ये जो बेंड है ना इसका, ये वाला जो बेंड है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रली, मतलब इसको थोड़ा सा टेट्राहेड्रली नहीं रहने देता है। और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल के अंदर है, यानी ये p ऑर्बिटल ही रहता है, जो इसके कंट्रीब्यूशन में डायरेक्टली इसके और इसके कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट आ जाता है। इस वजह से ये ऐसा कर सकता है, ठीक है? तो n की वैल्यू निकालो, इसके अंदर कितनी निकलेगी? 4/1, 4/4 है ना, 2 माइनस हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू आ जाएगा 1। अगर n, इफ n इक्वल 1 2 3 4 या 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो एरोमेटिक है, देन कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। ये हक्कल रूल है, सीधा सीधा, और ऐसा ही होता है वो। तो 4n + 2 पाई इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स के कर दो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये सीपी जो होता है वो काफी स्टेबल होता है, क्योंकि वो एरोमेटिक होता है, याद रख लेना। तो यहाँ पर फेरोसिन दिखा रखा है। फेरोसिन क्या होता है भाई? आयरन के ऊपर और नीचे, आयरन, इसका डायग्राम बहुत मजेदार है, आयरन के ऊपर और नीचे सीपी जोड़ दो, इस तरह से साइक्लोपेंटाडाई इनाइन, इस तरह से आप एक यहां पर जोड़ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सेंटराइज करके और सीधा सीधा इसके साथ ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है? सेम एज इट इज, एक ऊपर बना दो इसके सीपी, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दो। तो 5-5 बॉन्डिंग 5-5 से जुड़ा हुआ है ये, इसी का नाम है फेरोसिन। समझ में आ गया फेरोसिन क्या है? यस सर। ठीक है, तो ये है फेरोसिन। तो फेरोसिन के बारे में, इट इज द न्यूट्रल मॉडल ईच। In the neutral model, each C5 donate the 5 electrons of iron, and iron is taken as the neutral metal atom. Total number of electrons associated with the iron in the valence shell after the completion ये 8 होंगे, electrons 10+, ठीक है? ये बाद में करेंगे बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे और भी कुछ बताना है, तो अभी मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ। That's all for the today's lecture guys, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? इनको यहीं, फेरोसिन को यहीं पर छोड़ दीजिए।